हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 9 मई के दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और वो प्रेजेंट डे राजस्थान में पड़ने वाले मेवाड़ के राजपूत राजा थे। अंतिम सांस तक वो मुगलों के साथ लड़ते रहे और उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे। साल 1572 में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद राजगद्दी महाराणा प्रताप के बड़े भाई जगमाल सिंह को मिलनी थी, लेकिन उस समय मेवाड़ की राजसभा में जो भी नोबल्स थे उनको लगा कि महाराणा प्रताप मुगलों से लोहा लेने में काफी ज्यादा सक्षम है और वो ज्यादा ब्रेव है। इसलिए उस समय क्राउन प्रिंस जगमल सिंह की जगह मेवाड़ की राजसभा के नोबल्स ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित किया। इस चीज से नाराज होकर महाराणा प्रताप के बड़े भाई जगमल सिंह ने फिर उसके बाद अकबर की सभा में जाकर वहां पर उसके सामने घुटने टेक दिए, जिससे खुश होकर अकबर ने जगमल सिंह को जहाजपुर की गद्दी दे दी थी। बाद में जब अकबर ने मेवाड़ की सेना के ऊपर हमला किया था, उसमें जगमल सिंह ने अपने भाई महाराणा प्रताप के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में मुगलों का साथ दिया था। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की सेना आसपास के बाकी हिंदू राजाओं की मदद से मेवाड़ की सेना के ऊपर हमला कर दिया था। मुगलों की सेना को मान सिंह और असफ खान लीड कर रहे थे और मुगलों की सेना की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिसके चलते मेवाड़ की सेना को इस युद्ध में बहुत ही ह्यूज लॉस हुआ था और महाराणा प्रताप सिंह भी इसी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल होने के बाद वो आसपास की पहाड़ियों में शरण लेने चले गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने वहीं से ही गुरिल्ला वॉर के टैक्टिक्स लगाकर मुगल सेना के ऊपर अपने हमले लगातार जारी रखे और गोगुंडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर समेत मेवाड़ के वेस्टर्न रीजन के ऊपर दोबारा से अपना कंट्रोल हासिल किया। महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से आज तक लोगों को याद हैं। हालांकि ये भी सच है कि उस समय कई सारे हिंदू राजाओं ने मुगल एम्पायर के सामने घुटने टेक दिए थे। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के तेजस फाइटर जेट्स को लेकर। आपको पता है कि इस समय तेजस मार्क 2 की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है और इसकी डेवलपमेंट अभी भी लास्ट फेज में है। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले तेजस मार्क 2 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक तेजस मार्क 2 वेरिएंट में 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स फिट हो पाएंगी। इस समय भारत के पास सबसे ज्यादा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स वाला एयरक्राफ्ट है मिराज 2000 फाइटर जेट, जिसको भारत ने अपग्रेड किया था। इसी के ऊपर भारत इस समय 6 BB-RAM मिसाइल्स को एक साथ कैरी कर सकता है, लेकिन तेजस मार्क 2 उससे भी ज्यादा 8 BB-RAM मिसाइल्स को एक साथ कैरी करेगा। अब ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इस मामले में भारत का तेजस मार्क 2 वेरिएंट F-16 से भी ज्यादा लीथल साबित होगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉग फाइट्स और एरियल कॉम्बैट्स में होता है, एक दूसरे देश के जेट्स या फिर ड्रोन्स को हवा में नष्ट करने के लिए। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है कनाडा से। कुछ ही दिन पहले कनाडा की पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया था। इसी केस को लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कनाडा की पुलिस ने इन तीनों सस्पेक्ट्स को सरकारी गवाह बनाने का ऑफर दिया है और ये वादा किया है कि अगर ये तीनों भारत सरकार को आरोपी ठहराते हुए एक स्टेटमेंट जारी करते हैं तो इनको कनाडा का सिटीजन बना दिया जाएगा और इनकी सजा भी कनाडा के अंदर कम कर दी जाएगी। यानी इनको ज्यादा लंबे समय तक जेल में बंद नहीं रहना पड़ेगा, न ही इनको कोई गंभीर सजा दी जाएगी। 3 में से 2 सस्पेक्ट्स 22 साल के हैं और एक सस्पेक्ट 28 साल का है। माना जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या इंटर गैंग राइवलरी और गुटबाजी के कारण हुई थी। वहां पर 2 गैंग्स के बीच मतभेद के चलते हुई थी, लेकिन ये सारा दोष भारत के ऊपर मत दिया गया है। आज की थर्ड अपडेट इसी केस से संबंधित है। दरअसल पिछले कल कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार का आज भी यही मानना है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स ने ही कनाडा की धरती के ऊपर एक कैनेडियन सिटीजन की हत्या की है। उन्होंने कहा कि हम आज भी अपने आरोपों के ऊपर बरकरार हैं। जहाँ तक बात है भारत के साथ रिश्तों को लेकर, तो ये बेहतर होगा कि हम प्राइवेट में भारत के साथ डिप्लोमेसी को चलाते रहें। कनाडा की विदेश मंत्री ने आगे कहा कि वो भारत के ऊपर कोई भी बेसलेस आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर एक कनेडियन की रक्षा करें और रूल ऑफ लॉ और देश की सॉवरेनिटी की रक्षा करें। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है न्यू दिल्ली में स्थित डेनमार्क की एम्बेसी को लेकर। दरअसल न्यू दिल्ली में जिस लोकेशन के ऊपर डेनमार्क की एम्बेसी है उसके ठीक साथ में ग्रीस की भी एक एम्बेसी है। ये जो दोनों एम्बेसीज की बिल्डिंग है इनके बीच में एक सर्विस एरिया है जो कि पिछले कई सालों से काफी सारी गंदगी से भरा हुआ था। डेनमार्क की एम्बेसी ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि वो इस एरिया को क्लीन करवाएं, यहाँ पर साफ सफाई करवाएं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद डेनमार्क के भारत में एम्बेसडर उन्होंने एक वीडियो बनाई और दिखाया कि उनकी एम्बेसी के बाहर कितनी गंदगी है। एक ऐसा एरिया जो कि हाई प्रोफाइल एम्बेसी के बाहर का है, वहां पर इतना कचरा फैला हुआ है और उनकी लाखों रिक्वेस्ट के बावजूद ये हटाया नहीं जा रहा था।
इस वीडियो में डेनमार्क के एम्बेसडर ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस, इसके साथ ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और डेनमार्क की एम्बेसी को टैग किया था। फिर क्या था, जैसे ये वीडियो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर आया, ये काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिसके बाद नालायक दिल्ली सरकार और इलेक्शंस में बिजी मोदी सरकार, इन दोनों की आंखें खुली और तुरंत ही न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम को भेजकर यहाँ का सारा एरिया तुरंत ही क्लीन करना पड़ा और यहाँ पर अच्छे तरीके से साफ सफाई करवाई गई। उसके बाद इस सफाई और क्विक एक्शन के लिए डेनमार्क के एम्बेसडर ने न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को थैंक्स और धन्यवाद भी बोला। वैसे था तो ये 2-3 घंटे का ही काम, लेकिन आप सोचिए कि हमारी सरकारी विभाग के कर्मचारी कितने कामचोर और आलसी हैं। बाकी तो छोड़ ही दो, उनसे दूसरे देशों की एम्बेसी के पास का इतना हाई प्रोफाइल एरिया साफ तक नहीं हो पा रहा है। भारत के अंदर हाई प्रोफाइल एम्बेसीज का ये हाल है, तो आप सोचें कि देश की आम गली और आम सड़कों को ये क्यों ही साफ रखेंगे। इनकी नालायकी के कारण डेनमार्क के एम्बेसडर ने जो ये वीडियो बनाकर ट्विटर और सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर डाला, ये आज की डेट में पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा है और हमारी इमेज यानी कि भारत की इमेज इससे कितनी खराब हुई होगी, उसका अंदाजा हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत में ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट्स को लेकर। दरअसल पिछले कल एक लेटेस्ट डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए भारत के लोग सबसे ज्यादा कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक भारत के 48.8% लोग फोन पे कंपनी की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर है गूगल पे यानी कि जी पे। 37.8% लोग इस समय गूगल पे यूपीआई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जबकि थर्ड नंबर के ऊपर 8.4% लोग पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी बचा 5% वो बाकी की सभी एप्लीकेशंस में डिवाइडेड है। आप वैसे इनमें से कौन सी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और रशिया से संबंधित। पिछले कुछ समय से ट्रैवलिंग एजेंट्स जॉब का लालच देकर भारत से लोगों को रशिया भेज रहे थे। वहां पर जाकर उनको जबरदस्ती रशियन आर्मी में भेज दिया जाता था। ये पूरा रैकेट भारत में काम कर रहा था। जॉब्स दिलाने की एवज में लाखों रुपए लेकर ये लोगों को फॉरेन कंट्रीज में भेजा करते थे। उसके बाद वहां पर जाकर उन लोगों के साथ कुछ भी हो, फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लिया करते थे। और जब वो लोग दूसरे देश में जाकर इनको वापस से कॉल करते थे, तो फिर ये उनका फोन तक नहीं उठाते थे। इसी रैकेट के ऊपर क्रैकडाउन में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की और 4 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। ये चारों फिलहाल भारत के लोगों को जॉब्स के लिए रशिया भेज रहे थे। आने वाले समय में एजेंसीज बाकी देशों के एजेंट्स के ऊपर भी क्रैकडाउन करने वाली है, ताकि मासूम भारतीय लोग फॉरेन में सेटल होने के चक्कर में इनका शिकार ना बने। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। दरअसल कश्मीर में क्या होता है कि कई सारे लोकल आतंकी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर ये घुसपैठ करके भारत की सीमा में आते हैं और फिर भारत में अंदर आकर यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं। ऐसे में पिछले कल जम्मू कश्मीर ने कश्मीर के ऐसे 7 लोगों की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है, जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप के साथ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल है। अब इन 7 आतंकियों की प्रॉपर्टी पूरी तरह से जब्त हो गई है, जिसमें टोटल 13 कनाल की जमीन भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये प्रॉपर्टी अटैच करने की एडिशनल सेशन कोर्ट बारामूला से भी परमिशन ले ली थी। बकायदा परमिशन के बाद ये स्टेप उठाया गया था। शुक्र है कि अभी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्लास या फिर महबूबा गवर्नमेंट नहीं है, वरना वो तो आतंकियों की प्रॉपर्टी को कभी भी सीज नहीं होने देती। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत की मसाला कंपनीज को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने करावल नगर के एरिया में 2 मसाला फैक्ट्रीज के ऊपर छापेमारी की, जिसमें पता चला कि इन दोनों फैक्ट्रीज में जो मसाले वहां पर तैयार किए जा रहे थे, उनमें वुड डस्ट से लेकर एसिड, कई तरह के केमिकल्स, सड़े हुए चावल, सड़ी हुई दालें और लो क्वालिटी के गंदे अडल्ट्रेटेड रॉ मटेरियल का यूज किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने इस केस में फैक्ट्री के मालिक समेत 3 लोगों को टोटल अरेस्ट कर लिया है और टोटल 15 टन यानी कि 1500 किलो के फेक मसाले और घटिया रॉ मटेरियल दिल्ली पुलिस ने सीज कर लिया है। आप सोचिए कि ये लोग हमारी सेहत के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, वो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नाक के नीचे, जिसको पता नहीं चलता है कि मिलावट कहां पर हो रही है और कैसे हो रही है। ये तो शुक्र है दिल्ली पुलिस का, जिसने इस फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई की, छापेमारी की, वरना ऐसी न जाने भारत में कितनी सारी फैक्ट्रीज होंगी जहां पर इस तरह से एडल्टरेटेड फूड आइटम्स और मसाले बनाए जाते होंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। दरअसल पिछले कल भारत की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने जानकारी दी है कि आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म बनाया गया था, उसको भारत की सरकार ने $500,000 ट्रांसफर कर दिए हैं, ताकि दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती से लड़ें। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ये भारत का योगदान दर्शाता है कि भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए कितना सीरियस है। आज की 10th अपडेट आ रही है टर्की से। भारत को सेकुलर होने का पाठ पढ़ाने वाले टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने टर्की में एक और चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट करने के आदेश दे दिए हैं।
ये चौरा चर्च 14वीं शताब्दी में बनकर कंप्लीट हुई थी और इसकी हिस्ट्री 6th सेंचुरी से ही है और इसके ऊपर आज भी जीसस और बाकी क्रिश्चियन सेंट्स के पोर्ट्रेट्स हैं। बाइबल के सीन्स आर्ट के रूप में दीवारों के ऊपर छपे हुए हैं। लेकिन फिर भी टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट करने के आदेश दे दिए हैं। आपको याद होगा साल 2020 में भी इसी तरह से हाया सोफिया चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था और अब अर्दोगान ने वहां पर एक और चर्च की बलि चढ़ा दी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।